नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब करीब एक महीने का ही समय बचा है और सियासी संग्राम तेज हो गया है। जिस तरह हरियाणा में वोटिंग की तारीख को 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर किया गया, उससे कांग्रेस हमलावर हो गई है। उसका कहना है बीजेपी ने अपने फायदे के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डलवाया, जबकि बीजेपी का कहना है विश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर जी की जयंती बीच में पड़ने के कारण वोटर राय से बाहर रहते और वोटिंग प्रतिशत गिर जाता, इसलिए उन्होंने मांग की थी। बड़ा सवाल यह है क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही बीजेपी सरकार को अभी से सत्ता जाने का डर सताने लगा है। उधर कांग्रेस की बात करें तो सत्ता पाने की उम्मीद में बैठी कांग्रेस में सीएम पद के तीन दावेदार खड़े हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला में किसको आगे रखेगा आलाकमान, ये बड़ा सवाल है। उधर आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी का ऐलान करके चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बीएसपी, इनेलो और जजपा आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने दलित वोटों की सियासत में घमासान ला दिया है। जाटों के बाद दलित समाज का वोट हरियाणा में सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए कांग्रेस जाट, दलित, मुस्लिम समीकरण के सहारे सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, जबकि बीजेपी को पिछड़ों, पंजाबी खत्री और दलित वोटों का ही सहारा है। जाटों को बनाने में बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके साथ ही किसान आंदोलन भी शुरू होने की चुनौती बीजेपी को ही झेलनी होगी। तो बड़ा सवाल यह है, बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई में तीसरे मोर्चे के दल क्या केवल वोट काटने की हैसियत में है या फिर त्रिशंकु विधानसभा बनने की उम्मीद में दुष्यंत चौटाला की तरह किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। बात यह है कि भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे किया है, अच्छी बात है, हमें भी और समय, लोगों को भी और समय मिल जाएगा। लेकिन भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है और डेट चेंज हुई। तो 4 दिन के लिए डेट चेंज कर दी, इसके पीछे आप क्या मंशा जानते हैं? अब इनका जो भी है, घबराए हुए हैं और ये सोचते हैं कि एक एक दिन में कुछ क्या करेंगे। लेकिन आपने देखा इनके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें कोशिश है, इनका केवल प्रयास है। लेकिन जब लोगों में आप जनाधार खो बैठते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें आखिर में आप कितना ही कुछ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम, जिस प्रकार से ये इलेक्शन आ रहा है, अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई, कब तक होने की उम्मीद है कांग्रेस की तरफ से? हमारा तो प्रोसेस जारी है और जैसे ही स्क्रीनिंग कमेटी अपनी राय देगी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को और उनकी मीटिंग होगी तो टिकटों का वितरण शुरू हो जाएगा जल्दी। Point of view, I just want to ask, there is a change in the date of the Jammu and Kashmir elections and Haryana counting date. So Congress is questioning it because it's a BJP ruled state. They are saying because it's a BJP ruled state and the agencies is under control. Listen, these decisions are not taken by a political party. They are taken by election commission, which has its own institutional credibility. So I think all parties must respect that decision. There must be a grounding and a basis for and a reason for these decisions, and doesn't affect a 4-day delay should not hurt any political party's chances. आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जन आशीर्वाद रैली वो जींद की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर थी और वहां पर अन्य दलों से छोड़ करके बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, बड़े मैंडेट के साथ जा रही है। लोगों में एक बड़ा विश्वास इस डबल इंजन सरकार के प्रति बना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के बिना भेदभाव के जो काम कर रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का हुआ है। कांग्रेस में क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद दिखता था और कुछ लोगों को देख करके चिन्हित करके उन तक ही लाभ पहुँचता था। गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था, परंतु आज समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का हो रहा है। आज लोगों का बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा है और हमने भी लोगों को इस बात के लिए कहा है कि जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले अपने समय के अंदर डबल इंजन की सरकार को लेकर के काम किया है, हम भी बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर
हरियाणा में 10 साल से ही लोग आजिज हैं। हरियाणा के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुना था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना धोखा हरियाणा के लोगों को दिया है, लड़ाया आपस में, लूटा हरियाणा के लोगों को, लेकिन कोई काम नहीं किया, ना स्कूलों पे, ना अस्पतालों पे, ना नौकरियों पे। 10 साल दुखी रहे लोग और हरियाणा के कोने कोने में आजिज आके लोग बहुत दिल से अब बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल के अंदर अंदर, केवल पहले 5 साल में इतने शानदार स्कूल बनवा दिए कि लोग अभी भी प्राइवेट स्कूलों से तुलना करते हैं उनकी। बिजली, जितना काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया उसी तर्ज पे आज पंजाब की सरकार काम कर रही है। हरियाणा के एक तरफ पंजाब है और एक तरफ दिल्ली है, और दोनों तरफ लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को जब मौका दिया जाता है तो किस तरह का काम करते हैं। पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा केजरीवाल जी को मौका देगा, और जैसे दिल्ली और पंजाब में शानदार काम शुरू हुए हैं वैसे ही काम अब चुनाव के बाद हरियाणा में भी शुरू होंगे। दिल्ली, अब पंजाब और अब हरियाणा है, कैसा देखते हैं, क्या रहे? दिल्ली और पंजाब में ये सब हो रहा है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल अच्छे बन गए, शानदार बन गए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, छोटी छोटी डिस्पेंसरी बन गई जहां अच्छा और फ्री इलाज होता है। 24 घंटे बिजली मिलती है, बिजली फ्री है। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे। इसके अलावा महिलाओं को बसों में सफर फ्री है, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम है, और अब हर महीना हर महिला को, बहनों को, माताओं को 1000 रुपये देने की योजना लागू होने वाली है, दोनों जगह, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। हरियाणा में चुनाव का ऐलान हुआ और अचानक से रैलियों का तूफान भी शुरू हो चुका है। आज बीजेपी की रैली थी जन आशीर्वाद जींद में, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने काम का हिसाब दिया। बार बार कहा 56 दिन मिले काम करने के लिए, 128 काम करके दिखाए। बीजेपी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो जवाब देना पड़ रहा है, उसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस निशाना साध रही है। 10 साल सरकार चला चुकी है बीजेपी, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जींद की रैली में जजपा के कई विधायक शामिल हो गए। जजपा के बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम, पूर्व मंत्री अनूप धानक और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। शक्ति रानी शर्मा जी विनोद शर्मा जी के मंत्री, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सीएम सैनी ने बहुत सारे काम गिनाए अपने, साथ ही कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर तमाम तंज कसे। हुड्डा जी इस बार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं, इसलिए लगातार हुड्डा पे हमला कर रही है बीजेपी। नायब सिंह सैनी ने कहा 56 दिन कार्यकाल में 128 काम मैंने करके दिखाए हैं। चूँकि बीच में लोकसभा का चुनाव आ गया और आदर्श आचार संहिता लग गई, और इधर फिर एक बार विधानसभा के चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लग गई, तो मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बीजेपी की सरकार 10 साल से है, उसका हिसाब कौन देगा? नायब सिंह सैनी कह रहे हैं मेरे काम का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यानी जो आप वोटिंग करेंगे मेरे 56 दिन के काम के हिसाब से करिए। यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि पीछे जो काम हुए हैं उस पर जो है उतनी नज़र मत रखिए। साथ ही वो सवाल पूछ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने क्या किया था। जाट वोटों पर दावा कर रही कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आपने जाटों के विकास के लिए क्या काम किए। तमाम सवाल हैं। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है हरियाणा में। आर्यन है हमारे साथ, अध्यक्ष युवा मोर्चा के अध्यक्ष बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन जी। गुफरान अंसारी हैं प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरकेश सुलार जी हैं जेजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमन भटनागर हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आर्यन आपके पास आना चाहूंगा,
जन आशीर्वाद रैली में जिस तरह से सीएम नायब सिंह सैनी ने 56 दिन काम का हिसाब दिया। सरकार तो आपकी 10 साल चल रही है, 56 दिन के हिसाब से क्या होगा? कांग्रेस को तो पूरे 10 साल का हिसाब चाहिए। आर्यन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर। आज जो है जींद में जन आशीर्वाद रैली हुई बीजेपी की। सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं 56 दिन में मैंने 128 काम करके दिखाए। बीच में चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, ज्यादा मौका नहीं मिला। आप मौका दीजिए, करके दिखाएंगे। ट्रेलर दिखाया है काम का, लेकिन 10 साल से आपकी सरकार है, उसका हिसाब भी देना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल जी, जो काम हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में किए हैं वो जनता भी देख रही है, और जनता को ही पता है कि कितने नेक कार्य मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए। अगर मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की बात करता हूँ, इनका जो कार्यकाल रहा, आप उसके अंदर ही देखिए इनके दिनों के अंदर क्या क्या काम किए गए। आप देखिए 3400 करोड़ रुपए की 600 परियोजनाएं जो हमारे इस प्रदेश को दी गई। इससे ऊपर आप और क्या चाहते हैं? ग्रुप डी के अंदर 3500-700 भर्तियां, और टीजीटी पंजाबी के अंदर 104 लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया, ये कांग्रेस हमसे हिसाब मांगती है? बताइए। अगर मैं एक विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ अंबाला शहर से, तो अंबाला शहर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था बस स्टैंड, यहाँ पर फाटक अंडरपास के लिए कितने एक्सीडेंट होते थे, उसको बनवाने का काम किसी ने किया तो असीम गोयल जी ने, जो हमारे यहाँ से विधायक है और एक बहुत ही कर्मठ नेता जो हरियाणा के अंदर है पार्टी की तरफ से। आप देखिए कितना काम किया गया। जिस 152 जी की आलोचना आज पूरा हुड्डा परिवार और सारे कांग्रेस के साथी करते हैं, उसी 152 जी से वो आते हैं। अगर इसमें इतना ही है तो आप मत आइए, मत कीजिए उसका उपयोग। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, पीछे इतने मुख्यमंत्री रहे, चौटाला साहब रहे, उसी रास्ते सबका आना जाना रहता था, पर कोई भी उस हाईवे को बनवाने का काम नहीं कर पाया। वो काम किसने किया? हमारी सरकार ने। अगर मैं यहाँ पे तो फिर डर क्यों रहे चुनाव में जाने से? आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस कह रही है कि चुनाव की तारीख बढ़वा दी, डेट बढ़वा दी है, 4 दिन में क्या फायदा मिल जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हमारे को आप 1000 दिन दे दीजिए, 100 दे दीजिए। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मात्र 2 या 3 दिन उन्होंने आपसे मांगे कि आप हमारे को 2 या 3 दिन दे दीजिए। उसमें क्या था? वो किसी में भाजपा का अपना फायदा तो था नहीं। उसमें जो भाजपा का था कि जो हमारा बिश्नोई समाज है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी आपने पढ़ी, जो बिश्नोई समाज है उनका अधिकार है वोट डालने का। जब वो एक भगवान का उनका एक उत्सव है जिसमें वो राजस्थान जाते हैं, तो इसका मतलब तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल उनके विरोधी हो गए बिश्नोई समाज के। हमारे हरियाणा प्रदेश में कितना बिश्नोई समाज है, तो उनको इज्जत देने के लिए क्या उनका मत का अधिकार नहीं है? उनको मत का अधिकार देने के लिए बीजेपी ने किया, और इसमें इनेलो भी थी। इनेलो भी तो विपक्षी पार्टी है, तो इसमें बीजेपी पर टारगेट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करता हूँ जी, आते हैं एक सवाल सबसे ले लेता हूँ आर्यन जी, उसके बाद आता हूँ फिर। गुफरान अंसारी साहब, आपका आवाज आ रही है? जी बोलिए। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव की तारीख बदली है, उसको लेके आप लोग लगातार बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं। बीजेपी कहना है कि गुरु जम्भेश्वर जी की जो है जयंती है, विश्नोई समाज एक बहुत बड़ा समाज है वहाँ पर, अगर वो वहाँ नहीं रहता वोटिंग के दिन, राजस्थान चला जाता तो वोट परसेंटेज गिर जाता। आप लोग क्यों लगातार उसमें उन पर हमला कर रहे हैं? कह रहे हैं चुनाव आयोग से सांठगांठ करके आपने डेट बदलवा ली। जी जी नवीन जी नमस्कार आपको जी, और सभी साथियों को भी नमस्कार। ये सवाल केवल कांग्रेस नहीं उठा रही है, ये सवाल हरियाणा की जनता भी जानना चाहती थी। पहले मैं कुछ और बात कहूंगा, फिर ये क्यों चुनाव आयोग को प्रभावित किया गया? क्या चुनाव आयोग इतना अवेयर नहीं था कि इतना बड़ा पर्व होना है और जिले भर से हर जगह से रिपोर्ट नहीं गई होगी? ये पूरी प्रिपरेशन होती है, तब जाके डेट फाइनल इलेक्शन की करनी होती है। लेकिन इलेक्शन की डेट फाइनल होने के बाद उसके बाद डेट चेंज कर देना, जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट हरियाणा से आ रही है और जिस तरह से एकदम खींचम खींच मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, कश्मीर को लेकर भी और हरियाणा को लेकर भी। जहाँ 4 राज्यों में इलेक्शन होना था, वहाँ 2 राज्यों में इलेक्शन कराया जा रहा है और इलेक्शन की डेट बदली जा रही है, और कश्मीर में 200 अधिकारी बदल दिए गए। तो जिस तरह का डर मोदी सरकार को
दिख रहा है और कुछ होना नहीं है। आप 2-4 दिन की डेट बदल सकते हैं लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा। आप मुख्यमंत्री को 9-9.5 साल के बाद बदल सकते हैं लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा और आपको जनता को हिसाब देना पड़ेगा। हरियाणा की जनता पूछ रही है कि किसानों से धोखेबाजी करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। 5-7 साल किसान आपकी हरियाणा की, दिल्ली की जमीन के आसपास बैठा रहा, आपने उसकी सुध नहीं ली। अब तक किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा, अब तक किसानों के साथ अन्याय हो रहा, अब तक आप हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि 56 दिनों का हिसाब देंगे और 9.5 साल, 9-10 साल का कोई हिसाब नहीं देंगे, 56 दिनों का हिसाब देंगे। तो ये किस तरह की गंभीर सरकार है, किस तरह से बचना चाहती है मुद्दों से, पूरा हरियाणा जानता है। पूरा हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। तारीख बदलने से रिजल्ट नहीं बदलने वाला। कुछ भी कर ले प्रधानमंत्री जी, कुछ भी कर ले चुनाव आयोग। ठीक है। हरकेश सुलर जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, नमस्कार महेश जी। नमस्कार जी। जींद की रैली में आपके तो विधायक निकल लिए आज जो है। आप तो बिल्कुल इतने साल सरकार चलाई, साथ में बीजेपी के किंग मेकर बने रहे और आज बीजेपी में शामिल हो गए आपके विधायक, तो ये तो बहुत बड़ा झटका आप लोगों के लिए। देखिए नवीन जी, ये जो 7 विधायक थे, अगर हम उस वक्त सरकार का हिस्सा ना बनते तो इन्होंने कभी हमारी पार्टी को छोड़ देना था और हमारे पास वही हाल होता है जैसे बिश्नोई जी का हुआ था, कांग्रेस ने किया था। लेकिन दुष्यंत जी ने वहाँ बीजेपी के साथ इसलिए अलायंस किया कि ताकि हम विकास कर सके हरियाणा का। लेकिन उसके तुरंत बाद जो किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उसके बारे में हमारे नेताजी ने सब किसानों से माफी मांगी है। वो हमारा परिवार है और अभी वो 36 साल के हैं। राजनीति में अच्छा भी होता है, बुरा भी, कहीं गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन वो यंग डायनेमिक हमारे नेता हैं और अभी उन्होंने एएसपी से समझौता किया है। आने वाले वक्त में किसान और मेरा मिलकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और शुरू में जो 10 साल का आपने प्रश्न उठाया कि इन्होंने क्या किया, 2016 में आप देखिए जाट आरक्षण में इन्होंने जाटों पे कैसे गोलियां चलवाई, 32 जाटों को इन्होंने मारा। उसके बाद किसान आंदोलन और लड़कियां हमारी पहलवान जो थी उनके साथ कैसा बर्ताव इन्होंने किया। तो अब सबका हिसाब होगा और आने वाली 5 तारीख को जब सत्ता में तो आप साथ थे उनके, सत्ता की मलाई तो आप लोग साथ खा रहे थे, अब आप जो उन पे उंगली उठा रहे हैं। जी, दुष्यंत जी ने कोई सत्ता की मलाई नहीं खाई। आपने देखा होगा कि खट्टर साहब कहीं नजर नहीं आते थे। दुष्यंत जी हर जगह सुख में दुख में लोगों के शामिल होते थे और उन्होंने विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए सारा काम उन्होंने 4.5 साल किया। और आने वाले वक्त में आप देखना कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। सुमन भटनागर साहब, आपने सारे प्रवक्ताओं की बातें सुनी। आप देख रहे होंगे हरियाणा की राजनीति जो है 10 साल से बीजेपी का शासन है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं 56 दिन का मैं हिसाब दे रहा हूं। तो 56 दिन का हिसाब क्यों दे रहे हैं बार बार? क्या उनको बाकी का जो हिसाब है उस पर यकीन नहीं आ रहा क्या कि जो काम हुए हैं बाकी कार्यकाल में जो मनोहर लाल खट्टर जी ने किए हैं उस पर वो दांव लगाना नहीं चाहते? क्या कल 56 दिन के 128 काम गिना रहे हैं वो? आपको लगता है कोई रणनीति है इसके पीछे? आवाज कम आ रही है जी। हेलो सुमन भटनागर जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, बहुत कम आ रही, थोड़ा सा। अच्छा, मैं सवाल मेरा ये था कि मुख्यमंत्री जी आज जन आशीर्वाद रैली थी जींद में, उन्होंने कहा मैं 56 दिन काम कर पाया, आचार संहिता लगी रही बहुत समय तक, 128 मैंने काम किए, उसके हिसाब से मेरा काम आप जज करिए। जनता से कहा, अभी मैंने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर ही बाकी है। और दूसरा, वो कांग्रेस से बार बार सवाल पूछ रहे हैं, 15 सवालों की लिस्ट भेज दी उन्होंने। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, सवाल कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं? और क्या खट्टर साहब के कामकाज को वो अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते क्या? हेलो जी, आपको सवाल सुनाई दिया मेरा? हाँ, आप सुनाई दीजिए। जी बोलिए। जवाब देता हूँ आपको। देखो, ऐसा है, इस समय हरियाणा में जो नायब सैनी है मुख्यमंत्री हरियाणा और पूरी भाजपा की कोशिश है कि किसी तरह से हैट्रिक बना दिया जाए। 2 बार तो जीत चुके, सरकार बना चुके हैं और तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले 10 सालों से बनवास में है, राजनीतिक बनवास में। उसकी कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह बनवास हमारा खत्म हो जाए।
एक्चुअली अब दोनों तरफ से बराबर ताकत लग रही है, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अपने मिशन में सफल हों, लेकिन अभी कुछ भी मेरे ख्याल स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। और जिस तरह से इनको समय मिला था बीजेपी को 10 साल का, और उसमें जितना काम इनको करके दिखाना चाहिए था, ये चुनावी नतीजे बताएंगे कि लोगों ने 10 साल के काम पे अपनी मोहर लगाई है या नहीं लगाई है। कांग्रेस भी बार बार ये सवाल उठा रही है भाजपा के ऊपर कि 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, जबकि वो 90 चौड़े काम मिलकर गिना रहे हैं बीजेपी वाले। तो ये तो आने वाला चुनाव ही बता पाएगा, और खासतौर पर जब किस्तों का घोषणा हो जाएगी कि स्थिति सही क्या है। अभी तो सब कुछ अधर में लटका हुआ है। ठीक है, आर्यन जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? आर्यन जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर। बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये किसानों की बात करते हैं, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा ही तो इस देश का पहला राज्य बना जिसने 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया। उस समय तो कोई कांग्रेसी नहीं बोला, ना राहुल गांधी जी बाहर आकर बोले कि हरियाणा ने एक सराहनीय काम किया है। अगर वो राजनीति से हट के अगर जनता की हित की बात करते तो इससे बढ़िया तो फैसला ही नहीं था। उसके लिए क्यों नहीं बोले वो? उसके लिए क्यों नहीं बोले? अगर मैं अभी की बात करता हूँ, थोड़ा समय पहले की, तो 2000 रुपए प्रति एकड़ जो खरीफ फसल का बोनस जो किसानों को पहली किस्त दी 525 करोड़ रुपए की, उस पर तो कोई कांग्रेस ही नहीं बोला। पर अगर मैं कांग्रेस के किसान की बात करता हूँ तो ये तो वही उसी सरकार के हैं, उसी पार्टी के हैं जो किसानों से कम दामों पर जमीनें खरीद के बड़े बड़े बिल्डरों को दे देते थे, जिसका वीडी भी अपना। तो आर्यन जी फिर किसान नाराज क्यों हैं? हरियाणा के बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है इतने दिनों से, 200 दिन से बैठा हुआ है, और अब बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी इससे। देखिए, जो किसान भाई हैं वो अपना किसानी कर रहे हैं, कुछ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चमकाने वालों के लिए हमारे पास क्या जवाब है आप भी बताइए। जो उनकी डिमांड थी 24 फसलों पर एमएसपी, वो अगर सरकार ने दे दी, इसके बाद वो क्या चाहते हैं बताइए। अब उसमें बताइए पंजाब के किसान नाराज है, हरियाणा के किसान नाराज है, बताइए। लेकिन आपने चुनाव आए तब ऐलान किया ना, आपने चुनाव के समय ऐलान किया, वो तो धरना 200 दिन चल रहा है। मेरी बात सुनिए, अगर हमने ऐलान भी किया तो कौन सी विपक्षी दल ने हमारा साथ दिया इसमें? किसी ने भी एक बाइट आप मेरे को मीडिया में दिखाइए कि किसी भी कांग्रेस के लीडर ने बोला हो कि नायब सैनी जी का बहुत ही बढ़िया फैसला था, हरियाणा सरकार का बहुत बढ़िया फैसला था। कोई विपक्षी नहीं बोला, इनको पता था हम बोलेंगे तो हमारी सीटें जाएंगी। ठीक है, गुफरान जी जवाब दीजिए। कोई नहीं बोला। जी नवीन जी कह रहे हैं हमने तो एमएसपी लागू कर दी है, अब क्यों आंदोलन करवा रहे हो आप लोग? आंदोलन हम करवा रहे हैं, आंदोलन इस देश का किसान कर रहा है, और उसके साथ धोखेबाजी हो रही है, लगातार उससे झूठ बोला गया है, उसके खिलाफ में वो उसकी आवाज उठा रहा है। ये अन्नदाता को इसी तरह से हमेशा डिमोरलाइज करते आए हैं, अन्नदाता का अपमान करते आए हैं, और यही इनकी अभी हाल ही में बनी सांसद ने किया। लगातार इनकी एक सांसद, महिला सांसद है, लगातार किसानों का अपमान कर रही हैं और इतना उलझलूल बोल रही है कि किसान आंदोलन में किसान अपनी जो शर्तें थी उनको लेकर आंदोलन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो अब रेप कर रहे थे, वो तो वहां आतंकवादी बैठे थे, वो तो पता नहीं इतने गंदे शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं। ऐसी सांसद को न केवल पनिश करने की जगह बल्कि उसे चिट्ठी लिख दी गई कि बस आप चुप रहिए, अभी क्योंकि चुनाव है आप चुप रहिए। तो इनका चरित्र ये है। अभी जैसे हाल ही में प्रवक्ता महोदय ने इसी डिबेट में कहा, उन्होंने कहा किसानों, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो तो उनके नेता लोग हैं। किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, केवल पंजाब के किसान कर रहे हैं, केवल राजस्थान के किसान कर रहे हैं, दूसरा नाम ले रहे हैं, हरियाणा के किसान नहीं ले रहे हैं। यही इनका दोगलापन है। किसान को ये स्टेट से देखते हैं, किसान को ये देश के किसान अन्नदाता नहीं समझते, उनको बराबर की हिस्सेदारी नहीं देते, किसानों के अधिकार की बात नहीं करते। राहुल गांधी जी पे बोलते हैं, वो राहुल गांधी जो भट्टा परसों, लेकिन गुफरान जी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी की वजह से गुफरान जी आप वो कह रहे हैं हमने एमएसपी दे दी, इस पे क्या कहिएगा आप?
ये मैं फिर से सर कहता हूँ, आपका कॉल आवाज डिस्कनेक्ट हो रही थी, एक बार बोले, आपका प्रश्न रिपीट करेंगे सर? एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात है, ये इन्होंने, हमने बार बार कहा है, ये देश की संसद में भी झूठ बोला इन्होंने कि एमएसपी दे दी है, ये झूठ बोल रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ठीक है, जवाब लेते हैं, इस पे झूठ बोल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस सवाल का जवाब लेते हैं, आखिरकार किसानों को एमएसपी मिली है कि नहीं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करें हरियाणा चुनाव की। हरियाणा में के जींद में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली की और चुनाव का जोरदार शंखनाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा 56 दिन मुझे मिले काम करने के लिए, 128 काम करके दिखाए, यानी दुगना काम कर दिया। बार बार मुख्यमंत्री 56 दिन का जिक्र क्यों करते हैं जबकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है। पहले मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ आर्यन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता गुफरान अंसारी जी हैं, हरिकेश सुलार साहब हैं जेजेपी के नेता, और सुमन भटनागर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। हरिकेश जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जी सरकार में शामिल रहे, इतने साल तक जो है तकरीबन 4 साल शामिल रहे, और अब कह रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी कटी पतंग की तरह हैं। कटी पतंग यानी उनको सीट ही नहीं मिल रही, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और जहाँ से वो चुनाव जीते हैं वहाँ से लड़ना नहीं चाहते। तो क्या ये क्यों ऐसा आप लोग कह रहे हैं? जी, इसलिए कह रहे हैं कि अम्बाड़ा में उनका गृह क्षेत्र जो नारायणगढ़ है, उसमें वो अपने गांव से भी पीछे, जब एमपी का चुनाव हुआ तो बंतो कटारिया जी 185 वोट से हार गई थी, और उनकी पत्नी जो जिला परिषद का चुनाव यहाँ से लड़ा तो वो 5वें नंबर पर रही। तो अब उनका हालत ये हो गई है कि वो कहाँ से लड़े, क्योंकि वो जीत के आ ही नहीं सकते, और उनका हाल चन्नी जैसा होगा जैसे पंजाब में चन्नी साहब का हुआ था। और आने वाले वक्त में इनकी जमानतें जब्त होंगी और हरियाणा में जेजेपी और एएसपी की सरकार बनेगी। और जहां तक रही बात, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी तो सेंटर का सब्जेक्ट है और स्टेट का, जिसमें दोनों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इन्होंने किसानों का शोषण किया। और जहां तक दुष्यंत जी की बात है कि उन्होंने आड़तियों के चुंगल से किसानों को बचाया और उनके खाते में 48 से 72 घंटे में पैसा डलवाने का कार्य किया, जो सर छोटू राम के बाद अगर किसी ने किया तो वो दुष्यंत चौटाला जी ने किया। हरकेश जी, आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, वहां पे आपका समझौता है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो बिल्कुल नए नेता हैं, युवा नेता हैं। उत्तर प्रदेश में ही अभी वो खड़े नहीं हो पाए हैं। हरियाणा में आपको कितना दलित वोट दिला पाएंगे वो, ये भी शक की बात है। दूसरा, जो जाट वोटों पे आप जो है दावा ठोकते हैं, वहाँ इनेलो भी है और कांग्रेस भी वहाँ पे दावा ठोक रही है जाट वोटों पर। तो इसमें इतने बड़े हिस्से में से कितना सीटें आप निकाल पाएंगे? पिछली बार 10 सीटें आपको मिल गई थी,
इस बार आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं 45 सीटें जीत ले जाएंगे? देखिए नवीन जी, ऐसा है कि हुड्डा साहब पे अभी ईडी की रेड हुई थी, तो सबको उनका फ्यूचर पता है। उन्होंने चौटाला साहब को और डॉक्टर अजय चौटाला साहब को जेल पहुंचाया था, तो अभी वक्त उनका आ गया है जेल जाने का। तो एकदम से कांग्रेस में बिखराव होगा। और रही बात जो बीजेपी है, उसके साथ तो जनता जनार्दन रही नहीं है। उन्होंने जो शोषण किया, और जाट आरक्षण में चाहे आप देख लो, किसान आंदोलन में, और जो हमारी बेटियां थी वहां पे पहलवान, उनके साथ इन्होंने क्या किया। तो आने वाले वक्त में, क्योंकि दुष्यंत जी और एएसपी के चीफ हमारे चंद्रशेखर जी दोनों यंग हैं, और अभी उन्होंने अपनी सीट नगीना से वो 1.5 लाख से जीते, जबकि मायावती जो दलित वोटों पे अपना असर रखती थी, उनको एक भी सीट नहीं मिली। इसलिए उनकी और दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी यहाँ पे अवश्य सरकार बनाएगी, और दुष्यंत जी इसके मुख्यमंत्री होंगे। तो आपको लगता है कि आपने जिस तरह से जाट समाज को आपने एक तो धोखे में रख के बीजेपी को समर्थन दिया, जाट समाज ने आपको माफ कर दिया है? जी नवीन जी, जब ये मैंडेट आया था 19 में, तो उस वक्त 40 सीटें बीजेपी की थी, 31 कांग्रेस की और 10 हमारी। तो सभी ने ये एक मत से फैसला किया कि हमने हरियाणा का विकास करना है तो बीजेपी के साथ जाना है। लेकिन बीजेपी के धोखे के बारे में दुष्यंत जी नहीं जानते थे, क्योंकि एक युवा नेता है, एक युवा एमपी रहे हैं, और आज सबने देख लिया कि बीजेपी किस प्रकार से दुष्यंत जी के साथ धोखा कर रही थी, और आने वाले वक्त में इसका सबक हरियाणा की जनता उनको सिखाएगी। तो इस बार भी अगर त्रिशंक विधानसभा बनती है, मान लीजिए किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो इस बार कांग्रेस साथ जाएंगे आपके, फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? जी, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सरकार टूट जाएगी और दोबारा इलेक्शन होंगे तो हमारी खुद मेजॉरिटी आएगी। ठीक है। सुमन भटनागर साहब, जिस तरह से सिचुएशन है, जो हालात है वहां के, आपको लगता है कि किसी को पूर्ण बहुमत मिल पाएगा, या एक बार फिर त्रिशंक विधानसभा बनेगी? जो जमीन पे बहुत सारे गठबंधन है, इनेलो और बीएसपी गठबंधन है, जजपा और आजाद समाज पार्टी गठबंधन है, 2 गठबंधन ये हैं। आम आदमी पार्टी भी 5 गारंटी लेके मैदान में उतर गई है, उधर कांग्रेस सबसे बड़े दावेदार है ही है, और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है। आपको लगता है कि बहुमत मिल पाए किसी एक पार्टी को? देखो, अभी इस समय नहीं, ऐसा लग रहा है अभी तो कि मुकाबला इस समय सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच में होना है जी। ये 2 गठबंधन बने जरूर हैं, इनेलो बसपा के और जसपा चंद्रशेखर वाले। दलित वोटों पर इनका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि दोनों बसपा और जो आजाद समाज पार्टी है, इनका थोड़ा बहुत बेस दलितों में जरूर है। तो दलित वोट जो आपने देखा होगा इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा से खिसक कर हरियाणा में खासतौर पर, और ये चला गया था कांग्रेस की तरफ। 5 सीटें बीजेपी की चली गई थी, वोट परसेंट भी गिर गया था। और इस तरह भाजपा पूरी कोशिश में है कि दलित वोट बैंक को वापस लाया जाए। लेकिन जो 2 नए गठबंधन आए हैं बनके, अब ये कितना दलित वोट अपने पास खींच पाते हैं, और इसका नुकसान भाजपा को होगा या कांग्रेस को होगा, ये भी देखने वाला है। ठीक है। आनंद जी, जैसा कि आपने सुना, दलित वोट बैंक जो है एक बहुत बड़ा चंक है हरियाणा की राजनीति में। कम से कम 21-22% दलित वोट है वहां पर, जाटों के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। और आप लोगों को लोकसभा चुनाव में दलित वोट नहीं मिला, काफ़ी खिसक गया आपके पास से, इसलिए 5 लोकसभा सीटें आप हार गए, और वो इतनी जल्दी वापस आया भी नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पूरी उम्मीद कर रही है कि वो जीत जाएगी। और आज जाट्स आपको सपोर्ट कर नहीं रहा है, दलित आपको सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो किस भरोसे पे आप केवल ओबीसी और पंजाबी खत्री वोटरों के भरोसे आप चुनाव मैदान पे हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं आपसे, तो सरकार कैसे बचा पाएंगे? एंटी इनकम्बेंसी ऊपर से 10 साल की है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं दलित समाज की बात करता हूँ, 36 बिरादरी की बात करता हूँ, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भाजपा की सरकार तीसरी बार इस प्रदेश के अंदर आने वाली है। अब आप दलित की बात कर रहे थे, हमारे जो भाई हैं, अब मैं एक बात पूछता हूँ, जो कांग्रेस कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, क्या कांग्रेस मिर्चपुर कांड, जहां एक विकलांग के परिवार को जिंदा जला दिया गया, क्या गोहाना कांड को भूल गई, जहां पे एक दलित बस्ती में आग लगा दी गई पूरी, ये कांड हरियाणा प्रदेश कैसे भूलेगा? यहाँ की जनता सब देख रही है। अशोक तंवर जी और कुमारी शैलजा, ये 2 इनके नेतृत्व में लीडर थे। हुड्डा साहब के दौरान, सीएम होने के दौरान, अशोक तंवर जी इस प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके ऊपर
इनकी ही पार्टी के द्वारा लाठी डंडे बरसाए गए। पर अशोक तंवर जी के समर्थन में किसी भी हुड्डा समर्थक ने या कांग्रेस पार्टी के साथी ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, ना हुड्डा जी ने एफआईआर होने दी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उस केस में एफआईआर दर्ज हुई। ये कौन से दलित हितैषी होने की बात करते हैं? अगर इतने ही दलित हितैषी हैं, ये भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को हटाकर शैलजा जी को कमान दे हरियाणा की, क्यों उनको पीछे करते हैं? ठीक है, गुफरान अंसारी जी, सीधा सवाल आपसे है, आपके पास शैलजा कुमारी जैसा इतना बड़ा दलित चेहरा है वहां पर, और आप लोग उनको आगे लाना नहीं चाहते हैं। हुड्डा जी को जाट वोटों के लिए आपने हुड्डा जी को फिराई कर दिया। वो बेचारे वैसे बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको आराम करना चाहिए। शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, युवा नेतृत्व तो कब सामने आएगा? राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बार बार कहते हैं युवाओं को आगे लाओ। जी देखिए, आपने वही बात कही जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है बार बार, और वो सिर्फ इसलिए चुनाव में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को आपस में इस तरह से दिखाया जाए जनता में कि इनके बीच में कोई कंपटीशन चल रहा है। पर बात कंपटीशन की नहीं है, बात हरियाणा के विकास की है। बात 10 सालों से हरियाणा को ठगा गया है, उसके खिलाफ में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है। बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि कुमारी शैलजा जी को क्या दिया गया। कुमारी शैलजा जी सांसद हैं, और सांसद देश की सर्वोच्च सदन में बैठती है। आप बोल सकते हैं कि आपको इसका अधिकार नहीं है कि आप उनके खिलाफ में कुछ बोल सकते हैं? ये पार्टी आलाकमान, ये संसदीय दल, ये विधायक दल का फैसला होगा। गुफरान अंसारी जी, शैलजा जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव उतरना चाहती हूँ, वो कह रहे मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूँ, बयान दे रही हैं वो। और जो है, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, आपको लगता है हम लोग को जानकारी नहीं है। शैलजा लगातार बयान दे रही है, हुड्डा कह रहे हैं मैं भी दावेदार हूँ, सुरजेवाला कह रहे हैं मैं दावेदार हूँ, टिकट का बंटवारा भी हुआ नहीं है, और आप कह रहे हैं, और आपका केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो यानी सीधे शैलजा को रोकने की तैयारी है, और हम नहीं कह रहे, आपकी पार्टी खुद कह रही है। नहीं, आपने सवाल किया, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। बोलिए। शैलजा जी ने टीवी इंटरव्यू में ये कहा था, और उनसे इस तरह के निजी सवाल किए गए, उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, आपको ये भी स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि ये बार बार उन्होंने कहा, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में और कहा कि आलाकमान विधायक दल का जो विधायक दल होगा वो तय करेगा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। हमारी पहली प्राथमिकता हरियाणा में सरकार बनाने की है, ये भी शैलजा जी ने कहा। आपने इस बात पे नहीं ध्यान दिया। किसी तरह का कोई विरोध हुआ जब उन्होंने पार्टी में डिसाइड किया कि हमारे सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी तरह का कोई खिलाफ में गलत स्टेटमेंट शैलजा जी या किसी नेता ने दिया कांग्रेस का। कुमारी शैलजा कह रहे मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, और आप लोग कह रहे हैं कि सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। इसके पहले उन्होंने कहा था, पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि पार्टी सांसदों को कम या फिर ना लड़ाएगी चुनाव हरियाणा का। अभी कोई फाइनल नहीं किया, अभी ये तय किया है, अभी हमारे प्रभारी महोदय ने ये बयान दिया है कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि सांसद जो चुन के आए हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इससे ये तय नहीं होता कि जो सांसद है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये कोई कहीं से कहीं तक ये बात सामने नहीं है। ये रणदीप सुरजेवाला ने आज ही कहा है कैथल चुनाव लड़ूंगा, कैथल टिकट फाइनल है, और दीपक बावरिया कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, कह रहे अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। देखिए, टिकट जो है वो फाइनल करेगी, ऊपर कमेटी तय करेगी, सीईसी में टिकट फाइनल होगा। ये सब कुछ कौन कह रहा कौन नहीं कह रहा, पार्टी सबसे बड़ी होती है। हमारे नेताओं की इच्छा होगी चुनाव लड़ने की, बिल्कुल इच्छा होगी, क्योंकि लगातार परिश्रम कर रहे हैं सभी नेता, लेकिन क्योंकि 90 सीटों में सब चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए वहां पर जो जनता की जरूरतों को देखते हुए जो भी चेहरे पार्टी डिसाइड करेगी वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी में चिट्ठी भेज करके मुख्यमंत्री बनाने की प्रथा चल रही है। ये सैनी जी को चिट्ठी भेजकर बना दिया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और उन्हें चिट्ठी देकर हटा दिया जाता है। राजस्थान में वही हुआ। तो आपकी पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया महोदय, आप हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। हमारे यहाँ आज भी पार्टी नेतृत्व को स्वीकार किया जा रहा है। आपके यहाँ एक लिस्ट आ जाती है जम्मू कश्मीर की, और फिर उठम पटक चलती है, और जम्मू कश्मीर की लिस्ट को 56 इंच सीने वाले मोदी जी वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि अभी उसमें कोई त्रुटि हो गई। ये तो बहुत बड़ी पार्टी थी, इससे कैसी त्रुटि हो जाती है। और यहाँ की बैठक भी हो गई टिकट वितरण की, हरियाणा की अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, प्रधानमंत्री खुद बैठे बैठक में। तो
आपकी पार्टी बैकफुट पर है। आप सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं, हिसाब आपको देना है। बेरोजगारी के खिलाफ में युवा खड़ा है, किसान अपनी शर्तों पर अड़ा है। आपको जवाब देना है कि क्यों अग्निवीर जैसे मुद्दों पर सरकार ने घमंड दिखाया है और उसे वापस नहीं लिया गया है। आप अभी दलितों की बात कर रहे थे, आपने आरक्षण के खिलाफ में सवाल किया, आपने किसानों को अपमानित किया, आपने संविधान के खिलाफ सवाल किया आपके नेताओं ने। आप किस तरह से दलितों के हितों की बात कर रहे हैं? आप ठीक है आर्यन जवाब दीजिए। आप जिस संविधान की किताब इनके लीडर राहुल गांधी जी सारा दिन हाथ में लेकर घूमते थे, जब हमारे माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी ने उनसे सवाल किया कि इसमें कितने पन्ने हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब मैं बात करता हूँ, इन्होंने बोला भाजपा को क्यों वोट दें, ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। अब मैं हिसाब देता हूँ, आप डायरी पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। 24 फसलों पर एमएसपी खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। घर बैठे लोगों को सरकारी सेवाएं और योजनाओं को लाभ देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। मैंने लोगों को सर रोते हुए देखा है। जब पैसे के लिए घर में सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है? जब परिवार में कोई बीमारी आ जाती है और जब उसका इलाज महंगा हो। और एक गरीब आदमी से आप सोच सकते हैं कि अपने रिश्तेदार से वो एक बार लाख रुपए ले लेगा, तो क्या उसका रिश्तेदार दोबारा उससे मांगेगा नहीं क्या साल बाद? इस चीज को खत्म करके 5 लाख तक का इलाज मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया। लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियां कौशल रोजगार निगम के थ्रू हमारी सरकार ने दी। मारा गांव जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो एक वरदान साबित हुआ किसानों के लिए, इससे ज्यादा आप क्या हिसाब मांगते हैं? गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाकर जो हर एक को मलिकाना हक देने का काम था वो हमारी सरकार ने किया। राज्य के हर जिले में नेशनल हाईवे निकाला। बताइए और क्या हिसाब चाहिए? अब मैं आपके तीसरे सवाल का जवाब देता हूं, जो इन्होंने मेरे से कहा था कि शैलजा जी की और इनकी कोई गुटबाजी नहीं है। शैलजा जी और इनके कई लीडरों की तरफ से लोकसभा चुनावों के बाद भी, नतीजों के बाद भी ये मीडिया में बाइट्स पड़ी हैं सर, आपके पास भी होंगी, कहेंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें कांग्रेस आला कमान के ऊपर ही क्वेश्चन उठाया गया कि एक व्यक्ति की बात सुनकर टिकटें का वितरण हुआ, अगर सबकी बात सुनी जाती तो शायद 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत जाती। वो उनका सपना था, पर फिर भी जो एक एलिगेशन उनके ही पार्टी के लीडर्स द्वारा लगाया गया। और मैं बताता हूँ कि एक ही व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं, ताकि वो दोबारा से अपनी सरकार लाए। कैसे भी करके, वैसे तो आएगी नहीं, पर जैसे भी करके अगर वो चाह रहे हैं, उनका सपना है कि सरकार आए, ताकि हम फिर से जो हमारे रिश्तेदार हैं, दामाद जी और सबको, CLU गैंग की जो टेढ़ी नजर, जो किसानों की जमीन को सस्ते दामों पे खरीद कर आगे कंपनियों को बेचने का काम करना चाहते हैं, उसमें कभी सफल नहीं होंगे। और क्योंकि इन सबको पता है ये दोबारा आए तो दलितों पर अत्याचार फिर से शुरू हो जाएगा। वो रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे अपनी कंप्लेंट, उन्हीं पे उल्टा FIR हो जाएगी। तो इन चीजों से बचने के लिए जनता अपना मन बना चुकी है। और तीसरी बार पूर्ण बहुमत से नायब सैनी जी इस प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बीजेपी के और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो बनेंगे और एक पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आएगी। ठीक है हरकेश सुल्लर साहब, बीजेपी कांग्रेस वाले जो है ये सारे दावा कर रहे हैं, सारे सीटें तो हम ही ले जा रहे हैं, सारे मुद्दे उन्हीं के पास, सारा काम उन्होंने किया है। आप क्या मुद्दे, आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? नवीन जी, कांग्रेस की फूट और बीजेपी की लूट से जल्दी हमें छुटकारा मिलेगा और आने वाली 5 तारीख को चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता जी जो हमारे भाई बोल रहे हैं, मैं उनको यहाँ बताना चाहूंगा कि अम्बाड़ा में जो इन्होंने हाईवे बनाया हिसार रोड, उसमें पानी की निकासी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। इसकी वजह से पिछले साल इतनी बाढ़ यहाँ आई पांडे जी के कम से कम 2 लाख लोग प्रभावित हुए। और दुष्यंत जी वहाँ मिलने आए, हेलीकॉप्टर का उन्होंने वहाँ पे कहा, हेलीकॉप्टर आने को, आर्मी ने हेलीकॉप्टर लेकर के वहाँ घरों पे खाना डलवाया, दवाइयाँ डलवाई। लेकिन जो यहाँ से विधायक थे वो अब मंत्री जो हेलीकॉप्टर और जो नावों की सेवा बाढ़ में दी गई, वो हमारे यहाँ से विधायक असीम गोयल जी के प्रयासों से दी गई थी। यहाँ से भी ये सीट जो है 25-30 हजार से अम्बाड़ा की सीट हारने जा रही है। और साथ ही साथ अगर मैं भाई, हमारे बड़े आदरणीय भाई साहब हैं हरकेश जी, मैं इनकी ही बात का जवाब देना चाहूंगा कि इनके सुल्लर गांव में दुष्यंत जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको बोलते थे कि गौशाला वो चाहते हैं और बायोगैस प्लांट चाहते हैं। उसको पास करवाने का काम तो माननीय विधायक असीम गोयल जी ने किया, वो भी भाजपा शासन में इनके गांव में आया। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। अब मैं एक बात आपसे और पूछता हूँ, यहाँ के विधायक जो हैं असीम गोयल जी, उनके शासन के अंदर, उन्हीं के कार्यकाल के अंदर 7 से 8 कम्युनिटी सेंटर
जो नई अंबाला विधानसभा शहर को मिले हैं। एक अद्दो माजरा है हमारे यहाँ गांव, वहां पे एक पुल है जिसकी डिमांड पिछले 70 सालों से लोग कर रहे थे, और पिछले 10-15 सालों से तो वो उम्मीद छोड़ के बैठे थे, ना वो किसी के पास गए कि हमारा वो पुल बनवा दो, क्योंकि 70 साल से आज तक किसी ने उनकी सुनी ही नहीं। वो 70 साल पुरानी मांग का पुल बनवाने वाला काम माननीय विधायक असीम गोयल जी ने किया। ऐसा विकास कार्य अंबाला शहर के अंदर हुआ है, और तीसरी बार वो फिर से विधायक बनने जा रहे हैं। या पार्टी जिसको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ जीतने जा रही है। ठीक है, आप कोई भी काम ले लीजिए। सुन लीजिए हरकेश जी क्या कह रहे हैं। एक लाइन में आपको कहना चाहता हूँ पांडे जी जी कि मेरे गांव में जो गौशाला बनाई, मेरी पंचायत ने 5 एकड़ जमीन दी, किसी भी गांव के सरपंच ने जमीन देने से इनको मना कर दिया था, और उसके बाद 1200 गौओं की वहां मृत्यु हुई पहले 3 साल में। मैंने असीम गोयल जी के जाकर के हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने हमारे गांव में ट्रैक्टर ट्रैली के लिए बोला था। कटारिया जी के साथ वो आए थे, लेकिन उन्होंने आज तक वो ट्रैक्टर ट्रैली नहीं भेजी। और जहां तक दुष्यंत जी की बात है, उन्होंने 1 करोड़ का यहाँ पे बायोगैस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जो बन करके अब तैयार है, और 11 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस किए, जो अगले दिन उन्होंने हमारी जो गौशाला की कमेटी है उसके खाते में डलवाए। तो इनको जो ये गौ माता करते हैं, हमने एक ही गौशाला अम्बाड़ा में बनी है, वो मेरे सुदर गांव में बनी है, और पूरा इलाका जानता है कि यहाँ के किसान भाइयों ने ही उसको चलाया है। वही यहाँ पे चारा दान करते हैं। कभी असीम गोयल ने 2 ट्राली भी अगर चारे की मेरी गौशाला में भेजी हो तो मैं इनकी बात को मान लूंगा। चलिए ठीक है हरकेश जी, ये तो स्थानीय मुद्दे हो गए, पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जजपा जो है, इन्होंने उठाया था। ठीक है, जजपा के जो मुख्य मुद्दे क्या है इस बार? जो देखिए, उन्होंने 3 मुद्दे हमेशा रहे, युवाओं का, महिलाओं का, और जो हमने कहा था कि 5100 पेंशन कर दीजिए, हमें किसी सीट की लोकसभा में जरूरत नहीं है, जो कि इन्होंने सरासर मना कर दिया। और अब जब दुष्यंत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले हम उनके लिए जो 5100 पेंशन है हमारे बुजुर्गों के लिए, वो करने का काम करेंगे। और उसके बाद जो महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए उन्होंने 33% जो आरक्षण दिलवाया है डिपो में, और 50% जो उनको आरक्षण दिलवाया है पंचायतों में, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। और युवाओं को 75% आरक्षण उन्होंने प्राइवेट नौकरियों में दिलवाया, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। आने वाले वक्त में भी वो हरियाणा के विकास के लिए इसी प्रकार कार्य करेंगे। ठीक है भटनागर साहब, वाकई जज अगर ठीक है आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। भटनागर साहब, जिस तरह से दावे कर रही सभी पार्टियां जो है, किसान आंदोलन इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है, क्योंकि 200 दिनों से बैठे हुए हैं किसान वहां पर, और अब जो है उन्होंने अंगड़ाई ले ली है और जीत में रैली है उनकी ठीक चुनाव के समय पे। आपको लगता है बीजेपी सरकार गिराना चाहते हैं वो, ताकि से दिल्ली तक का रास्ता खुल सके उनके लिए, और ये बीजेपी को भारी पड़ेगा? असर है इसका। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही? हाँ आ रही आवाज, बोलिए। ये जो बॉर्डर बंद पड़ा है, इसको मेरे ख्याल 6 महीने से ऊपर होने को है करीब, और इसका असर बहुत ज्यादा है। अम्बाला का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, खास तौर पर जो ज्वेलरी बिजनेस है, होलसेल क्रॉस मर्चेंट बिजनेस है, छोटे व्यापारी हैं। यहाँ पर लोगों ने बार बार बात भी की, और मेरे ख्याल हरियाणा और पंजाब के बीच में बातचीत भी चली है कि किसी तरह बॉर्डर खुल जाए। ये जो बॉर्डर है, एक्चुअली ये जो बैरिकेड लगाए हुए हैं ये सरकार के बैरिकेड्स हैं। अगर सरकार एक बार हटा लेती है तो ये दिक्कत जरूर आएगी वहाँ पर कि किसान जो है ट्रैक्टरों से दिल्ली की ओर मार्च कर लेंगे, और शायद इसी को रोकने के लिए सरकार ने वहाँ पर ये बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। अम्बाला शहर के दुकानदार इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। स्थानीय विधायक हमारे असीम गोयल हैं, उन्होंने भी काफी कोशिश करी इसके लिए, सरकारी तौर पर कोशिश हुई है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि अब ये जल्दी, कम से कम चुनाव से पहले तो ये बॉर्डर नहीं खुलेगा, और इसका कुछ ना कुछ नुकसान जो है अम्बाला शहर में जो भाजपा है उसको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है आर्यन, आप बोलिए और साथ में बताइए कि सीएम साहब कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार सवाल पूछा रहा है कि वो अभी तक सीट तय नहीं कर पा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा मैं गढ़ी सांपला से लड़ना चाहता हूँ, तो सीएम साहब कहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए, इस समय जो सर्वेस भी आए वो सब आए, सब सर्वे के अंदर एक ही चीज दिखाई गई कि नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें, जो उनकी 4-5 है, किसी से भी जो मीडिया में नाम उछल रहा है। बाकी देखिए, पार्टी आला हाईकमान का फैसला रहता है, जो पार्टी फैसला देगी। हम एक संविधान, पार्टी के संविधान पे चलने वाली पार्टी है। हम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व,
हमें आदेश देता है, हम उस पर चलने वाली पार्टी है। हमारा ये नहीं है कि हमारी गुटबाजी है। कौन सी 4-5 सीटें बता दीजिए उनको, जरा बता दीजिए 4-5 सीटें कौन सी जिसमें नाम चल रहा है। देखिए जहां से भी पार्टी उनको, पूरा हरियाणा में देखिए 90 विधानसभा सीटें हैं, जहां से भी उनको पार्टी चुनाव लड़ने का आदेश देगी वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर ऐसे काम करे हैं। नहीं, वो 4-5 सीटें बता दीजिए जो उन्होंने चुन रखी हैं, वो कौन कौन सी है? सर उन्होंने कोई नहीं चुन रखी है, पार्टी का एक सर्वे होता है, एक पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो किसी भी सीट पे हो, 4-5 नहीं 90 की 90 विधानसभा सीटें पर जहां पर भी पार्टी उनको चुनाव लड़वाना चाहेगी वो वहां से लड़ेंगे। ठीक है गुफरान अंसारी जी, तो भूपेंद्र हुड्डा जी का टिकट फाइनल है गढ़ी सांपला से? जी भूपेंद्र जी हुड्डा जी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हम सब इस बात को मान रहे हैं। बाकी और कौन कौन नेता लड़ते हैं जिनका आपने नाम लिया, तो और कौन कौन नेता लड़ते हैं सीईसी में वो फाइनल हो जाएगा। लगभग फाइनल लिस्ट आनी है और अचानक से चुनाव की डेट फिर बढ़ा दी गई, तो रणनीतिक तौर पर तय तो हो गया है। सुना है 35 सीटें हमने तय कर रखी है, बहुत जल्दी लिस्ट आना है तो सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी सीटों पर हमारे जो मुख्य चेहरे हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन पे आप जो सरकार को घेरने जा रहे हैं? मुख्य मुद्दे, पूरे देश में सरकार बैकफुट पर है। किसानों के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। 2022 में किसानों को उनकी फसलों के दुगने दाम की बात की गई। एमएसपी की जिस तरह से पूरा विपक्ष, पूरा किसान डिमांड कर रहा है, उसकी फिर हम बात करते हैं, उस पर कानूनी गारंटी सरकार दे, ये हमारी डिमांड है पूरे विपक्ष की और देश के किसानों की। 23 फसलों पर ये बार बार कह रहे हैं कि हम एमएसपी देने जा रहे हैं। इनके वादे झूठे होते हैं। झूठा है तेरा वादा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, झूठा है तेरा वादा कि 2 करोड़ नौकरी मिलने वाली है। तो इस तरह से सारे वादे ये झूठ बोलते हैं। जब तक कानून के रूप में वो नहीं बन के आएगा तब तक मानेंगे नहीं। इसलिए एमएसपी की गारंटी जरूरी है किसानों के लिए। अग्निवीर जैसी योजनाओं को वापस लेना होगा सरकार को या फिर उसमें संशोधन करने होंगे। ठीक है हरकेश सुलार जी, 1 मिनट बचा है, आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे आप? हरकेश जी। मैं यही कहना चाहूंगा पांडे साहब कि भी अगर सैनी जी को देखें, अभय चौटाला जी को देखें, हुड्डा साहब को देखें और दुष्यंत जी को, तो दुष्यंत जी आपको 21 मिलेंगे और विकास की बात वो करते हैं और आने वाले वक्त में विकास को ही वोट मिलेगा और दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो हरियाणा का घमासान चुनावी संग्राम, लगातार मुद्दे बदल रहे हैं और सीटें तय हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मानव का। तो राजधर्म में जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।